हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है आयनिक रेडियाई ऑफ मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली में हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं सीएफटी एप्लीकेशंस या एप्लीकेशंस ऑफ सीएफटी कि हमने जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ी है उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, आप उसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, क्या चीज़ आप उसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला हमारा एप्लीकेशन है आयनिक रेडियाई का। ठीक है, आयनिक रेडियाई ऑफ मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स। होता क्या है आपके पास, द आयनिक रेडियाई ऑफ डाई पॉजिटिव एंड ट्राई पॉजिटिव मेटल कैटायन ऑफ 3D मेटल सीरीज इन द लो स्पिन और हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स राइट बी एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज फ्रॉम कैल्शियम टू जिंक। हम क्या सोचते हैं कि हम चाइल्डहुड से दिमाग में एक ही चीज़ फिक्स करके रखते हैं कि जब आप अलोंग द पीरियड जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से आपका आयनिक रेडियाई का जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, बट एक परफेक्ट ट्रेंड आपको देखने को नहीं मिलेगा 3D और 4D सीरीज़ में। यहाँ पे कोई परफेक्ट ट्रेंड नहीं है। जब आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं, लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे बनते हैं आपके पास, तो वहाँ पे जब आप कैल्शियम +2 से जिंक +2 पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको परफेक्ट ट्रेंड जो हम बोलते हैं कि वो डिक्रीज ही होगा, ऐसा कुछ ट्रेंड आपको देखने को नहीं मिलेगा। बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ द जेड इफेक्टिव एंड बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1d ऑर्बिटल दैट हैज स्मॉल शील्डिंग इफेक्ट, सिग्मा की वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि डी जो है आपका डिफ्यूज्ड शेप ऑर्बिटल है। डिफ्यूज शेप मतलब यहाँ पे आपका जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से यहाँ पे रेडियस स्मॉल हो जाते हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं, बट ट्रेंड जो होगा वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू Shannon X-ray, but actually ionic radii expected variation is irregular according to Shannon. Sometimes it comes closer to ideality and sometimes far away. मीन्स डबल हम्प टाइप कर्व आपके पास बनेगा। ये स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि जब आप आयनिक रेडियाई का ट्रेंड बनाते हैं 3D सीरीज़ का तो आपको किस तरह का ग्राफ मिलता है। तो ग्राफ आपको डबल हम्प मिलेगा, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे डबल हम्प बन रहा है, एक हम्प आपका यहाँ पे बन रहा है और दूसरा हम्प आपका यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो डबल हम्प आपके पास इस तरह से आपके पास ग्राफ बनेगा। दैट इज़ जनरली एक्सप्लेन बाय CFT। तो अगर आपको ये ग्राफ अपने माइंड में रखना है कि जब आप अलोंग द पिट जाएंगे तो एक परफेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ना के आपको डबल शेप का हम्प मिलेगा और जो हम्प के पीक हैं वो आपने वो याद रखना है कि हम्प के पीक कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं। देखिए, जब D0 है, ठीक है, उसके बाद आइडियलिटी इक्वेशन आया आपका D5 पे और उसके बाद आपका आता है D10 पे। ठीक है, तो जब D0 D5 D10 है तो आपका जो ग्राफ है वो आइडियल जो ग्राफ है उसको फॉलो करता है, यानी कि वो डिक्रीजिंग मैनर में ही आता है। D0 पे सबसे ज़्यादा, D5 पे डिक्रीज़ हुआ और D10 पे फिर से वो डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो उसके D10 पे वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि D3 की अगर आप बात करें तो D3 पे आपका जो रेडियस है वो सबसे कम हो जाता है और दूसरा आपका रेडियस सबसे कम होता है D8 पे। D3 और D8 में क्या होता है, आपका मैक्सिमम CFSE वैल्यू होती है। ठीक है, सो D3 पे और D8 में आपका मैक्सिमम CFSE, यानी कि यहाँ पे आपका क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और D3 D8 में आपका जो आयनिक रेडियाई है वो सबसे कम हो जाएगा और D4 पे आपका फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। D5 से जब आप D6 और D7 की तरफ आएंगे आपका वैल्यू फिर से घटेगा और D8 में बिल्कुल घट जाएगा, लेकिन D9 और D10 में आपका वैल्यू फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो क्या होगा, D1 से D2 D3 आपका ग्राफ डिक्रीज आएगा और D3 पे सबसे कम वैल्यू होगी। D4 पे ग्राफ थोड़ा बढ़ेगा, बढ़ने के बाद D5 पे वो आइडियल इक्वेशन को फॉलो करेगा। D6 D7 पे फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और D8 पे वो मैक्सिमम डिक्रीज हो गए, उसके बाद D9 और D10 पे वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपने एक चीज़ अपने दिमाग में क्या रखनी है कि ईजी के अंदर हमारे पास है dx² - y² और dz²। तो यहाँ पे जो शील्डिंग इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है ईजी का, और जो T2G है, T2G का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो होता है पुअर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका dx² - y² और dz² हैं ये लिगेंड को डायरेक्ट फेस करते हैं। ठीक है, ये लिगेंड को अगर डायरेक्ट फेस करेगा तो उस केस में इनका शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका है तो अगर यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन Eg के कॉरस्पॉन्डिंग है और Eg में आपका dx² - y² है जो लिगेंड को डायरेक्ट फेस करता है, तो ये अच्छा खासा शील्डिंग इफेक्ट कॉज करेंगे। लेकिन जो आपके T2G हैं वो आपके लिगेंड को डायरेक्ट फेस नहीं करते, तो T2G का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो हो जाएगा आपका पुअर। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन
उस केस पे क्या हो जाएगा, अगर T2G का इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट पुअर है तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा, और Z इफेक्टिव बढ़ते ही आपका जो रेडियस है वो रेडियस क्या हो जाएगी, आपकी स्मॉल हो जाएगी। बात करते लेते हैं D1 की। D1 में आपका इलेक्ट्रॉन T2G में है, तो T2G में क्या है, शील्डिंग इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा पुअर है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और रेडियस आपकी कम हो जाएगी। D2 में भी क्या है, T2G में 2 है, तो फिर से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, रेडियस कम। T2G में 3 यानी कि ये भी T2G के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो D3 में भी क्या हो जाएगा, रेडियस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। लेकिन जब आप D4 की बात करते हैं तो D4 में क्या हो जाएगा, अगर आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो आपका एक इलेक्ट्रॉन Eg के कॉरस्पॉन्डिंग है, और Eg में क्या बहुत अच्छा शील्डिंग इफेक्ट है, और शील्डिंग इफेक्ट अच्छा है तो उस केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा और रेडियस आपका बढ़ जाएगा। दैट इज़ वाई आपका जो ग्राफ है वो D3 से D4 की तरफ क्या हो गया, वो बढ़ गया, ठीक है। और D5 में क्या हो जाएगा, अब Eg के कॉरस्पॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो आइडियल कंडीशन को फॉलो करेगा, CFSE 0 हो जाएगी। D6 की अगर आप बात करें तो D6 में क्या हो जाएगा, अगेन आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो Eg के T2G के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, ठीक है। और T2G में आते ही अगेन पोर शील्डिंग इफेक्ट, और फिर से आपका क्या हो जाएगा, आयनिक रेडियाई आपकी डिक्रीज हो जाएगी। D7 में फिर से डिक्रीज होगा, D8 में भी आपका क्या T2G के कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसे आप D9 में जाओगे तो Eg में आपके इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो जाएंगे, और Eg में इलेक्ट्रॉन जाते ही अगेन क्या हो जाएगा, Eg का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा अच्छा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, और उस केस में आपका रेडियस D10 आते ही आपका रेडियस फिर से आइडियल कंडीशन पे पहुंच जाएगा। तो ये आपका क्या है, एक तरह से ये शील्डिंग इफेक्ट पे बेस्ड है। शील्डिंग इफेक्ट किसका, शील्डिंग इफेक्ट Eg का और T2G का। तो शील्डिंग इफेक्ट Eg के कॉरस्पॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छा शील्डिंग इफेक्ट है, और T2G के कॉरस्पॉन्डिंग आपका शील्डिंग इफेक्ट पुअर है। दैट इज़ वाई अगर आपका इलेक्ट्रॉन T2G में है तो वहाँ पे रेडियस आपकी बहुत कम होगी, और अगर आपके इलेक्ट्रॉन Eg के कॉरस्पॉन्डिंग है तो उस केस में आपका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा अच्छा होने की वजह से तो वो क्या करेगा, वहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा और रेडियस आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन T2G ऑर्बिटल, so no shielding of nuclear charge and the ligand comes into the ligand comes closer to the nucleus, as a result this ionic radii is less than expected। तो अगर T2G में आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा तो आयनिक रेडियाई आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा पुअर है। शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से आपका जो आयनिक रेडियाई है वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रॉन Eg के कॉरस्पॉन्डिंग है तो Eg में शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा अच्छा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, रेडियस आपका एक्सपेंड कर जाएगा। तो अगर आप सीक्वेंस बनाए तो सीक्वेंस क्या होगा, सबसे ज़्यादा Eg का, Eg के बाद D का, और D के बाद T2G, यानी कि T2G का शील्डिंग इफेक्ट D के कंपैरिजन में भी बहुत ज़्यादा कम है। तो जो आपका Eg है, Eg में सिग्मा वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगा, यानी कि आइडियल की तरफ जाएगा D5 के अंदर। और T2G में क्या है, T2G में सिग्मा इफेक्ट बहुत कम है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, रेडियस कम हो जाएगा, R की वैल्यू एक्सपेक्टेड से भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ये केस है इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। अगर आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है तो D3 तक तो आपका सेम ट्रेंड रहेगा, क्योंकि D3 तक तो वो T2G3 में ही जाएगा, तो आयनिक रेडियाई भी कम होती जाएगी। लेकिन अगर D4 की बात करें तो D4 में क्या हो जाएगा, D4 में इलेक्ट्रॉन Eg में जाएगा, और Eg में जाते ही शील्डिंग इफेक्ट बढ़ते ही आपका रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, D5 में आइडियल के बराबर हो जाएगा। D6 से D8 में वापस से डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके T2G के कॉरस्पॉन्डिंग आएंगे, और D9 और D10 आते ही आपका फिर से इंक्रीज हो जाएगा, आइडियल की तरफ जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन आपका Eg के कॉरस्पॉन्डिंग आने शुरू हो जाएगा। ये तो है वीक फील्ड लिगेंड का केस। अगर आप बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में D1 में, D2 में, D3, D4, D5, D6, यानी कि D6 तक तो आपका जो आयनिक रेडियाई है वो डिक्रीज ही होगा, क्योंकि T2G के कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जाएगा। लेकिन जैसे ही D7 आएगा, D7, D8, D9, D10, उसके बाद आपका आयनिक रेडियाई बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके Eg के कॉरस्पॉन्डिंग आना शुरू हो जाएंगे। और जैसे आपके Eg के कॉरस्पॉन्डिंग आएंगे, Eg का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होते ही वहाँ पे आयनिक रेडियाई आपकी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आपने ये भी याद रखना है कि आपका लिगेंड किस तरह का, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, उसी के हिसाब से आपका आयनिक ट्रेंड होगा। वीक फील्ड लिगेंड होगा तो आपका क्या होगा, अगर आपका Eg के कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा ज़्यादा, तो वहाँ पे आयनिक रेडियाई एक्सपेंड कर जाएगी। लेकिन अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो D6 तक तो आपके T2G के ही अंदर आ जाएंगे आपके 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही D7, D8, D9, D10 आएगा आपका, फिर उसके बाद आपका आयनिक रेडियाई बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके Eg के कॉरस्पॉन्डिंग आना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है तो ऑक्टाहेड्रल में आपने याद रखना है, T2G में इलेक्ट्रॉन है तो T2G का सिग्मा फैक्टर कम है, सिग्मा फैक्टर मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, और Eg का स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा है। अगर टेट्राहेड्रल की बात करते हैं तो टेट्राहेड्रल में केस क्या हो जाएगा, ये आपका ऑक्टाहेड्रल के अपोजिट केस हो जाएगा, ठीक है। तो वो आप उल्टा कर दो तो वो टेट्राहेड्रल हो जाएगा।
उसके बाद हमारे पास आता है तो आयनिक रेडियाई अगर हमें चेक करना है तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है कि अगर मेरा कैटायन पे ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा है तो उस केस में आयनिक रेडियाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। दूसरा हमारे पास आता है CFSC में अगर आप D3 में देखें तो D3 में -1/2 डेल्टा 2 है, डेल्टा नोट है, और D8 में भी हमारा CFSC बहुत ज़्यादा है, यानी कि जहाँ पे CFSC ज़्यादा है उसी केस में मेरी आयनिक रेडियाई कम है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि CFSC इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियाई के। आपने ग्राफ अपने दिमाग में रखना है। ग्राफ में क्या था, D3 पे एक सबसे मैक्सिमम पिक थी, उसके बाद मैक्सिमम पिक थी D8 पे। तो यहाँ पे D3 में पता है कि यहाँ पे D3 में सबसे ज़्यादा CFSC होती है, D8 में सबसे ज़्यादा CFSC होती है, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा CFSC है वहीं पे आपका आयनिक रेडियाई का जो हम्प है वो सबसे डाउन जा रहा है। तो D3 D8 में क्या है, मैक्सिमम CFSC और सबसे कम आयनिक रेडियाई, मीन्स CFSC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक रेडियाई। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है हाइड्रेशन एनर्जी। सपोज आपके पास मेटल कैटायन है, आप उसमें वाटर डाल रहे हैं एक्सेस में, तो क्या हो जाएगा, मेटल के और वाटर के बीच में कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, और जब भी कॉम्प्लेक्स बनेगा तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर रिलीज होगी, जिसको हम बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। So, in aqueous solution, metal cations are surrounded by polar water molecules and the process is called hydration. And the amount of energy released when 1 mole of ion dissolve in large amount of water forming a dilute solution is considered as hydration energy. और इस प्रोसेस में, हाइड्रेशन के प्रोसेस में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग 1 मोल हाइड्रेशन, जब हम करते हैं एक कैटायन का, तो उस केस में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वो हो जाएगी हमारी हाइड्रेशन एनर्जी। सो हाइड्रेशन एनर्जी जनरली इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा आयनिक रेडियाई आपकी उतनी कम होगी। जितना स्मॉल साइज होगा उतनी ही ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड करेंगे और हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा वो रिलीज़ करेगा। सो हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव एंड हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियाई, यानी कि जहाँ पे रेडियस बहुत छोटा होगा उस केस में आपका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। यानी कि D3 के सिस्टम में क्या है, आयनिक रेडियाई बहुत कम है, तो उस केस में हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है तो दीज टू फैक्टर ब्रिंग वाटर मॉलिक्यूल क्लोजर टू द मेटल आयन एंड इनहांस द इंटरेक्शन। 3D सीरीज में क्या होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, रेडियस कम हो जाएगी अलोंग द पीरियड। सो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं। पर वही है, ट्रेंड क्या हो जाएगा, जो आयनिक रेडियाई में हमने डाउनवर्ड किया था हाइड्रेशन एनर्जी में, वो ट्रेंड मेरा अपवर्ड हो जाएगा, क्योंकि अलोंग द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज कम हो जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रेशन जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है। तो हम्प मेरा वही D3 और D8 पे आएगा, यानी कि जहाँ पे CFSC ज़्यादा होगी उसी केस में हाइड्रेशन एनर्जी भी मेरी ज़्यादा होगी, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, रेडियाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। साइज़ जितना छोटा होगा उतनी ही ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड करेंगे और उसी केस में हाइड्रेशन एनर्जी आपको मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, सो ये ग्राफ अपने दिमाग में आपने रखना है, अच्छे से याद रखना है इस ग्राफ को, हाइड्रेशन एनर्जी का ग्राफ है ये। उसके बाद ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्योंकि आयनिक रेडियाई में भी इसी तरह से है। हम ग्राफ से देख लिए एक बार, अगर मेरा D1 के कोरस्पॉन्डिंग आ रहा है तो D1 में आपको पता है T2G के कोरस्पॉन्डिंग है, T2G का शील्डिंग इफेक्ट कम है, शील्डिंग इफेक्ट कम है तो साइज़ क्या हो जाएगा, वहाँ पर कम हो जाएगा। तो इसी तरह से डाउनवर्ड अगर साइज़ जितना छोटा होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो D3 का साइज़ सबसे छोटा है तो हाइड्रेशन एनर्जी D3 में सबसे ज़्यादा है। लेकिन D4 में क्या हो जाएगा, D4 में फिर से Eg के कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसके इसमें हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद D5 में आइडियल कंडीशन को फॉलो करेगा, D6 D7 तक सेम रहेगा, और D8 में साइज सबसे छोटा हो जाएगा, और सबसे छोटा साइज होने की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी D8 में सबसे ज़्यादा होगी, D9 D10 में आइडियल कंडीशन को फॉलो करेगा। यानी कि इन्वर्स है एक तरह से लैटिस, जो अभी हमने आयनिक रेडियाई किया उसका ये इन्वर्स है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे, सो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आता है कि हम जो एक्सपेरिमेंटल हाइड्रेशन एनर्जी निकालते हैं एक्चुअली में वो क्या है, वो थ्योरेटिकल हाइड्रेशन एनर्जी प्लस में CFSC है। जहाँ पे CFSC ज़्यादा होगा उसी केस में मेरी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जैसे इस तरह से डायग्राम में दिखाया हुआ है कि निकल का मॉलिक्यूल है, मेटल के चारों तरफ आपके वाटर मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, तो अंदर वाला जो है वो मेरा कोऑर्डिनेटेड स्फीयर है और बाहर वाला स्फीयर जो होता है वो मेरा आयनिक स्फीयर होता है, यानी कि वो जहाँ पे आपका लेबिलिटी आपको देखने को मिलती है आयनिक स्फीयर में। ठीक है, उसके बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास है D3 में हमारे पास वैल्यू हो जाता है -1.2 डेल्टा नॉट, ये CFSC की वैल्यू है। ठीक है, और D8 के सिस्टम में भी हमारे पास वैल्यू होता है -1.2 डेल्टा नॉट। तो जहाँ पे CFSC ज़्यादा होगी उसी केस में आपका हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर CFSC सेम हो जाए तो हम क्या करेंगे, अगर मान लिया दोनों की CFSC सेम आ रही है तो हम देखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उस केस में आपकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर होता है हायर इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हायर इज द हाइड्रेशन एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आती है दैट इज द लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी में क्या होगा, लेटिस एनर्जी में बी डिफाइंड एज द एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस आयन। लाइक हमें NaCl बनाना है तो NaCl हम बनाएंगे Na पॉजिटिव जो गैसियस फॉर्म में होगा प्लस Cl नेगेटिव वो भी गैसियस फॉर्म में होगा और हमारे पास बनेगा NaCl। तो जब मैं 1 मोल NaCl बनाऊंगी, ठीक है, तो उस टाइम पे जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वो हो जाएगी मेरी लेटिस एनर्जी। और लेटिस एनर्जी को हम फाइंड आउट करते हैं बोर्न लैंडेजी इक्वेशन से। ये याद रखना है, लेटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है दैट वाज गिवन बाय बोर्न लैंडेजी इक्वेशन। एंड बोर्न लैंडे इक्वेशन में u किसके इक्वल है, u इज इक्वल टू an z पॉजिटिव z नेगेटिव ई स्क्वेयर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर नोट इंटू 1 माइनस 1 बाई एन। आपके पास क्या होता है, बोर्न लैंडेज इक्वेशन पूछ ली जाती है डायरेक्ट पेपर में, या फिर हम यहाँ पे जो हम a n z पॉजिटिव z नेगेटिव ये यूज़ कर रहे हैं इनके बारे में पूछा जाता है कि ये जो हम कॉन्स्टेंट्स यूज़ कर रहे हैं ये एक्चुअली में है क्या। सो ए जो है वो है मेरा मेडुलम कांस्टेंट, याद रखना आपने, ए इज़ द मेडुलम कांस्टेंट। जेड क्या है, जेड इज़ द चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन। आर नोट हमारे पास क्या है, इंटर आयनिक डिस्टेंस। ई नोट हमारी परमिटिविटी है और एन मेरा क्या है, बोर्न एक्सपोनेंट जिसकी वैल्यू होती है 5 से 12। ये वैल्यू बहुत बार पूछ ली जाती है कि जब हम बोर्न लैंडे इक्वेशन के अंदर जो मेरा एन है दैट इज़ द बोर्न एक्सपोनेंट, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, तो बोर्न एक्सपोनेंट की वैल्यू होती है 5 से 12 तक, आपने याद रखनी है। सो इक्वेशन क्या है, u इज इक्वल टू ए एन जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर नोट इंटू 1 माइनस 1 बाई एन, ठीक है। वेर ए इज द मेडुलम कांस्टेंट, जेड पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, आर नोट इज द इंटर आयनिक डिस्टेंस, E naught is the permittivity and N is the Bourne exponent whose value exists between 5 to 12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज़, यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो U है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R नोट के, यानी कि लेटिस एनर्जी जो है वो मेरी वो R नोट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि साइज़ जितना छोटा होगा, रेडियस जितना छोटा होगा, लेटिस एनर्जी उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे होगी, ठीक है। ये हमें वैसे भी पता है, जितना छोटा बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने के लिए उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें अप्लाई करनी पड़ती है। तो रेडियस जितना कम होगा लेटिस एनर्जी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है जैसे लेटिस एनर्जी ऑफ डाइवेलेंट आयन फ्रॉम CaF2 एंड ZnF2 was calculated by using Born-Lande equation and it was expected that ionic radii of M+2 ion should gradually decrease along the series from calcium to zinc and the lattice energy corresponding to Mx2 should also increase smoothly। ये क्या बोल रहे हैं कि जब आप along the period जाते हैं तो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से आपका जो आयनिक रेडियाई है वो कम हो जाता है। और अगर आपके आयनिक रेडियाई की वैल्यू क्या हो रही है, अगर आयनिक रेडियाई कम हो रहा है तो उस केस में आपका लेटिस एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, दिस एक्सपेक्टेशंस होल्ड गुड फॉर मेटल आयन विद कॉन्फिगरेशन D0 D5 D10 but deviate from the value in other case may be explained by CFT we get double hump curve। तो इस केस में भी हमारे पास क्या बनेगा लेटिस एनर्जी में भी हमारे पास डबल हम्प कर्व बनेगा, जो हम जिस तरह की कर्व हमने आयनिक रेडियाई में बनाई थी। तो हमारे पास यही इस तरह की, जैसे हाइड्रेशन एनर्जी था, क्योंकि अलोंग द पिट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ती है। सेम इसी तरह से जब हम अलोंग द पिट जाएंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, रेडियस कम हो जाएगी और रेडियस कम होते ही लेटिस एनर्जी भी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल केस आ जाता है D8 और D9 का। देखिए केस क्या है आपके पास, जब आप अलोंग द पिट जा रहे हैं तो यहाँ पे आपने देखा D3 के अंदर हमें पता है कि T2G के कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और T2G का पुअर शील्डिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है और यहाँ पे रेडियस कम हो जाएगा। जब आप D3 से D4 पे आते हैं तो D4 में इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, D4 में जो आपका CFSE वैल्यू है दैट इज़ 0.6 डेल्टा नोट और D3 के कोरस्पॉन्डिंग आपकी जो एनर्जी है दैट इज़ -1.2 डेल्टा नोट। तो जहाँ पे CFSE ज़्यादा होगा उसी का रेडियस ज़्यादा होगा और उसका रेडियस उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जहाँ पे CFSE ज़्यादा है उस केस में आपका रेडियस उतना ही क्या हो जाएगी, CFSE वैल्यू ज़्यादा तो रेडियस कम हो जाएगा और अगर आपका CFSE वैल्यू कम है तो रेडियस ज़्यादा हो जाएगा।
तो D3 का केस देखें तो D3 में आपके CFSE वैल्यू ज़्यादा है तो रेडियस कम है, लेकिन जैसे आप D4 में गए, D4 में इलेक्ट्रॉन आपका Ag के कोरस्पॉन्डिंग आ गया, Ag में शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा और रेडियस आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे वैल्यू बढ़ गई है D3 से D4 के केस में। लेकिन जब हम D3 से D4 में वैल्यू हमारा बढ़ा क्यों है, एक तरह से सॉरी घटी क्यों है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लैटिस एनर्जी की, और D4 में क्या हो जाएगा, D4 में साइज़ बढ़ जाएगा और साइज़ बढ़ते ही लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। लेकिन जब मैं D8 से D9 के केस में आती हूँ तो उस केस में ग्राफ मेरा अपवर्ड ही जा रहा है और D10 पे मेरे एकदम से ग्राफ नीचे आ रहा है। सो D8 D9 में ग्राफ मेरा अपवर्ड इसलिए जाता है क्योंकि जब मैं अलोंग द पीरियड आ चुका होता हूँ तो मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करेगा यहाँ पे, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उस केस में हमारे जो रेडियस है उतनी ही कम हो जाएगी, और रेडियस जितनी कम हो जाएगी लैटिस इंथैल्पी मेरी लैटिस एनर्जी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो जब मैं D8 से D9 के केस में जाऊँगी मेरा क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से मेरी लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन जब मैं D3 से D4 के केस में आ रही हूँ तो उस केस में मेरा CFSE डोमिनेट कर रहा है कि D4 में CFSE की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर CFSE कम हो जाएगा तो रेडियस बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ते ही लैटिस एनर्जी का ग्राफ क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये ग्राफ D3 से D4 डाउनवर्ड आ रहा है और D8 से D9 तक ग्राफ मेरा बढ़ रहा है, क्योंकि D8 से D9 इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर रहा है और D3 से D4 में मेरा CFSE वैल्यू डोमिनेट कर रही है, ठीक है। एक बार और देखिए कि D3 और D4 में क्या है, CFSE वैल्यू डोमिनेट करेगा। CFSE इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियाई के, रेडियाई जितनी कम होगी लैटिस एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो D3 में रेडियाई कम है, लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन D4 में क्या हो जाएगा, रेडियाई CFSE कम होगी, रेडियस बढ़ गई और रेडियस बढ़ते ही मेरी जो लैटिस एनर्जी है वो कम हो जाएगी, इसलिए ग्राफ मेरा डाउनवर्ड आ गया। लेकिन D8 और D9 में क्या हो जाता है, ग्राफ मेरा अपवर्ड इसलिए जाता है क्योंकि उस केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या हो जाएगा, रेडियस कम हो जाएगी, और रेडियस कम होते ही लैटिस एनर्जी क्या करेगा, जंप करेगा, वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये लैटिस एनर्जी का पैरामीटर हमारे यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये दिखाया हुआ है यहाँ पे कि जब आप D3 से D4 की तरफ आते हैं तो D3 में CFSE वैल्यू -1/2 डेल्टा नोट है और D4 में -0.6 डेल्टा नोट है। तो D3 से D4 में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे CFSE डोमिनेट करेगा, और D8 और D9 में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे Z इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से जो है वो मेरी लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये थ्योरी में यही चीज़ लिखी हुई है, D3 से D4 में CFSE वैल्यू डोमिनेट करता है और D8 से D9 के बीच में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कॉपर क्लोराइड और निकल क्लोराइड, मेरे पास दो हैं, तो कॉपर क्लोराइड में D9 का केस है, निकल क्लोराइड में D8 का केस है। तो हमें पता है कि कॉपर और लैटिस एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो D8 और D9 में क्या जगह, D9 में लैटिस एनर्जी और ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करेगा, तो लैटिस एनर्जी कॉपर क्लोराइड की ज़्यादा होगी एज कम्पेरिजन टू निकल क्लोराइड की, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, दूसरा कॉपर के अंदर जोन टेलर डिस्टोर्शन भी है जिसकी वजह से उसके अंदर मैक्सिमम स्टेबिलिटी भी आएगी। तो एक मेरे पास है कॉपर क्लोराइड, दूसरा मेरे पास है जिंक क्लोराइड। सो जिंक में तो D10 है, D10 में तो आपको पता है एकदम से ग्राउंड लेवल पे आ जाता है क्योंकि आइडियल कंडीशन को फॉलो करेगा, CFSE 0 हो जाती है, ठीक है। लेकिन D9 में क्या है, जोन टेलर डिस्टोर्शन भी है और वो वहाँ पे जो टेलर डिस्टोर्शन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो कॉपर क्लोराइड का जो लैटिस एनर्जी होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेरिजन टू जिंक क्लोराइड के, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज स्पाइनल एंड इनवर्स स्पाइनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से क्वेश्चन अब की बार भी नेट एग्जाम में पूछा गया था, गेट में भी शायद इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, हाँ टीफर में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, also subscribe the channel for more videos and updates. Thank you very much.